नमस्कार साथियों, मैं आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार से स्वागत करता हूं। यूपीएससी के द्वारा जो आयोजित पैट की परीक्षा है 15 और 16 अक्टूबर को, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो यूपीएससी पैट के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा संधि टॉपिक है। यहाँ संधि टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद हमारे विलोम शब्द से क्वेश्चन होंगे। विलोम शब्द संधि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी एग्जाम में मालूम किया जाता है। तो यहाँ से संधि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उनको कवर करेंगे। केवल आज मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर कराऊंगा, हालांकि चैप्टर लेकर नहीं चलेंगे। केवल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। तो मैंने आपको संधि चैप्टर बताया, विलोम शब्द, उसके बाद भैया पर्यायवाची शब्द होंगे। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द के बाद हम कवर करेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पैट का एग्जाम हुआ था उसमें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द मालूम नहीं किए थे। हो सकता है इस बार एग्जामिनर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द को मालूम कर ले। उसके बाद इसी के अंतर्गत एक जेंडर टॉपिक पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पढ़ेंगे। उसके बाद मुहावरे व लोकोक्तियां पढ़ेंगे, मुहावरे व लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां से भी प्रीवियस ईयर पैट के एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि गागर में सागर भरने का अर्थ बना था यहां से। उसके बाद यदि बात की जाए सामान्य अशुद्धियां, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इन्हीं टॉपिक को आज हम इनमें से कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले समश्रुति शब्द को पढ़ेंगे और सामान्य अशुद्धियों के बाद आपका हो जाता है लेखक और रचनाएं। तो आज हम जो सबसे पहले टॉपिक कवर करने वाले हैं वो करेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यदि मैं बात करूं समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों की, तो भैया लिखा हुआ है सम, सम माने समान, श्रुति माने सुनना, यानी सुनने में तो हमें एक जैसे लगेंगे लेकिन जो उनके अर्थ होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। उनके अर्थ जो होंगे वो भिन्न होंगे, अर्थात सुनने में दोनों ध्वनियां हमें एक जैसी लगेंगी, लेकिन यदि बात की जाए किसकी, जब उनको देखेंगे हम, उनको समझेंगे, तो दोनों के अर्थ क्या निकलेंगे, अलग अलग। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा सर और एक शब्द लिखा सर, तो यहां जो ये सर शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ होगा भैया तालाब। और इस सर की शब्द की बात की जाए तो इस सर शब्द का अर्थ होता है बाण। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, मैंने आपके सामने लिखा अनिल, तो अनिल का मतलब होगा वायु। और यदि बात की जाए अनल, तो भैया अनल का अर्थ हो जाएगा आग। इसके बाद जैसे मैंने आपके सामने शब्द लिखा चीर और एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा चीर, तो ये अनिल और अनल काफी बार एग्जाम में मालूम किया। तो यहाँ ये शब्द लिखा हुआ है चीर और ये शब्द आपके समक्ष लिखा हुआ है चीर। यदि इस चीर शब्द की बात की जाए तो इसका अर्थ होगा भैया पुराना। क्या अर्थ हो जाएगा, पुराना। तो चीर शब्द का क्या अर्थ बनेगा हमारा, पुराना। और यदि चीर शब्द की बात की जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा कपड़ा। इसी प्रकार मैंने आपके समक्ष लिखा कुल, और भैया दूसरा शब्द भी मैंने आपके समक्ष लिखा कुल। यदि कुल की बात की जाए तो इस कुल का अर्थ होगा वंश और सारा, यानी टोटल समझ सकते हो। और इस कुल का मतलब होगा किनारा। इसी प्रकार मैंने आपके सामने लिखा एक शब्द जलज। यदि जलज की बात की जाए तो जलज बोलते हैं हम कमल को, और यदि जलद की बात की जाए तो जलद बोलते हैं बादल को। उसके बाद कभी कभी मालूम कर लेगा कि अंबुज, तो
तो यदि अंबुज की बात की जाए तो अंबुज, अंबुज का मतलब क्या होगा? कमल, और अम्बुज का मतलब हो जाएगा बादल। उसके बाद यदि बात की जाए, एक शब्द लिखा होता है हमारा शंकर और एक शब्द लिखा होगा शंकर। तो शंकर भगवान शिव को बोलते हैं और यहां इस शंकर का अर्थ होगा मिश्रण। तो ये महत्वपूर्ण आपके सामने समश्रुति शब्द है। इसी प्रकार से अन्य समश्रुति शब्द बन जाएंगे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा सकल और एक शब्द लिखा सकल। तो एग्जाम में मालूम कर लेगा कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से समश्रुति शब्द के अर्थ बताइए। यदि सकल की बात की जाए तो यह अर्थ हो जाएगा संपूर्ण, और यहां सकल की बात की जाए तो इसका मतलब हो जाएगा अंश यानी हिस्सा, अर्थात बोल सकता हूं भाग। हिस्सा अर्थात इसको बोल सकता हूं भाग। तो देखो हमने क्या पढ़ा, सर का मतलब होगा तालाब और सर का मतलब क्या होगा? बाण। अनिल वायु, अनल आग, चिर पुराना, चीर कपड़ा, कुल वंश या सारा यानी टोटल से समझ सकते हो। कुल का मतलब होगा किनारा, जलज का मतलब होगा कमल, जलज का मतलब होगा बादल, शंकर का मतलब होगा मिश्रण, शंकर का मतलब होगा शिव, सकल संपूर्ण, सकल अंश, हिस्सा या भाग। अब बात आती है, एक शब्द लिखा मैंने आपके सामने नीड़। तो नीड़ का अर्थ भैया होगा घोंसला, और यदि बात की जाए नीर शब्द की तो नीर शब्द का अर्थ होगा पानी। नीड़ का अर्थ होगा घोंसला और नीर का अर्थ होगा पानी। इसी प्रकार से यदि बात की जाए अली, तो भैया यदि अली शब्द की बात की जाए तो अली शब्द का अर्थ यहां हो जाएगा भौरा, जिसको हम भ्रमर भी बोलते हैं। और यदि अली की बात की जाए तो अली का मतलब हो जाएगा सखी यानी सहेली। तो इनको ध्यान रखना है। काफी बार मैंने आपको बताया है, एग्जाम में रिपीट हुआ, अनिल वायु और अनल आग। इसी प्रकार से यदि और शब्दों की बात की जाए तो एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा अभय। तो अभय का मतलब होगा निडर, जिसको डर ना लगता। और उभय, तो भैया उभय का मतलब हो जाएगा दोनों। ये क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी बना था कि अभय का अर्थ क्या होता है। तो अभय का अर्थ होगा निडर और उभय का अर्थ क्या हो जाएगा? दोनों। उसके बाद मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा द्वीप। तो भैया द्वीप का अर्थ होगा हाथी, और एक शब्द लिखा द्वीप, तो इसका अर्थ हो जाएगा टापू। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि द्वीप का अर्थ हाथी होगा और द्वीप का अर्थ क्या होगा? टापू। इन शब्दों पर ही फोकस करना है, केवल ई की मात्रा का अंतर है, बाकी आपके सामने सेम लिखा हुआ है। मैंने यहां आपके समक्ष लिखा अवधि और यहां लिखा मैंने अवधि। यदि अवधि की बात की जाए तो अवधि का अर्थ होगा काल या समय। इस अवधि का अर्थ होगा काल या समय, और इस अवधि का मतलब होगा भाषा से, अर्थात जो अवधि की भाषा होगी उसको अवधि कहा गया है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। एक बार मेरे साथ दोहरा लेंगे। सर का मतलब काला होगा, सर का मतलब बाण होगा। अनिल वायु, अनल आग, चिर पुराना, चीर कपड़ा, कुल वंश या सारा, कुल किनारा, अभय का निडर होगा, उभय का दोनों होगा, जलज का कमल, जलद का बादल, शंकर का मिश्रण, शंकर का शिव, सकल का संपूर्ण, सकल का अंश, हिस्सा या भाग हो जाएगा, नीड़ का घोंसला होगा और नीड़ का पानी होगा, अली का घोड़ा होगा और अली का सखिया सहेली होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द्वीप का हाथी, द्वीप का टापू, अवधि काल या समय, अवधि का क्या हो जाएगा? भाषा। एक आता है हमारा अन्न और एक आएगा अन्य। तो भैया अन्न का मतलब होगा अनाज से और अन्य का मतलब होगा दूसरा। इसी प्रकार से एक शब्द और आ जाता है, मैंने यहां लिखा इत्र और यहां लिखा इतर। तो इत्र का मतलब हो जाएगा सुगंध और इतर का मतलब हो जाएगा दूसरा। तो यहां ध्यान रखना, इतर का मतलब भी दूसरा होगा और अन्य का मतलब होगा दूसरा। उसके बाद जैसे मैंने आपके समक्ष एक शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा आदि।
एक शब्द लिखा आदि, और यहाँ भी एक शब्द मैंने लिखा आपके सामने आदि। तो देखो आदि और आदि यदि बात की जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा आरंभ, और इसका अर्थ हो जाएगा अभ्यस्त। तो जितने भी आपके सामने मैंने समश्रुति शब्द लिखे हैं, तो एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण समश्रुति भिन्नार्थक शब्द देखते हैं। जैसे एक भैया मैंने यहां लिखा अंश, और यहां लिखा अंश। यदि इस अंश शब्द की बात की जाए तो इस अंश शब्द का अर्थ होगा भैया कंधा। क्या हो जाएगा? कंधा, अर्थात कंधे को हम स्कंध भी बोलते हैं। और इस अंश शब्द की बात की जाए तो इसका मतलब हो जाएगा भाग या हिस्सा या टुकड़ा। ये सारे अर्थ किसके हो जाएंगे? अंश के। हमारे सामने और कुछ महत्वपूर्ण शब्द आ जाते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा तरणी, एक शब्द लिखा तरणी और एक शब्द लिखा तरुणी। तो इनको ध्यान से समझना है। यदि इस तरणी शब्द की बात की जाए तो इस तरणी शब्द का अर्थ होता है सूर्य, तरणी शब्द का अर्थ होगा नाग, और तरुणी शब्द का मतलब होगा युवती। तो जितने भी ये शब्द थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको कवर किया है। और भी काफी समश्रुति शब्द हैं, लेकिन यदि इतना आप पढ़ लोगे तो आपके लिए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द अच्छे से कवर कर पाओगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले पर्यायवाची शब्दों को, तो उन पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। एक बार आप इसका संपूर्ण स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समश्रुति शब्द का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बात करते हैं भैया पर्यायवाची शब्दों की। यूपीएससी पैट के लिए ये पर्यायवाची शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रीवियस ईयर में मालूम किया गया था कि दर्प किसका पर्यायवाची होगा? दर्प। यदि भैया दर्प की बात की जाए तो यह पर्यायवाची होता है अहंकार का। इसी को हम दंभ बोल देते हैं, दंभ। इसी को भैया अहम बोल देते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए सेना के पर्यायवाची की, तो सेना का पर्यायवाची अनि, चमू, दल और कटक, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। उसके बाद यदि बात की जाए इंद्र के पर्यायवाची की, तो ध्यान रखना विडोजा। उसके बाद सचिपति, पुरंदर, मध्वा। यदि बात की जाए आम के पर्यायवाची की, तो भैया ध्यान रखना आम के पर्यायवाची में पिकबल्लभ, अतिशौरभ, अतिशौरभ। उसके बाद सहकार, उसके बाद रसाल। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दर्प का क्या पर्यायवाची होगा, सेना के क्या पर्यायवाची, इंद्र के क्या पर्यायवाची, आम के क्या पर्यायवाची। अपने आप में सारे पर्यायवाची प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उसके बाद यदि बात की जाए द्रौपदी, तो भैया आप सब जानते हो द्रौपदी को पांचाली भी बोलते हैं, द्रुपद सुता भी बोलते हैं, यागसेनी भी द्रौपदी का पर्यायवाची होगा। यागसेनी भी किसका पर्यायवाची होगा भैया? द्रौपदी का पर्यायवाची होगा। उसके बाद यदि बात की जाए राक्षस के पर्यायवाची की, तो राक्षस के पर्यायवाची का ध्यान रखना यातुधान बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यातुधान, रजनीचर, रजनीचर, निशाचर, रजनीचर, निशाचर और धनुष। यदि भैया बात की जाए चोर के पर्यायवाची की, तो चोर के पर्यायवाची में खनक, कुंभिल, दस्यु और तस्कर, दस्यु और तस्कर।
काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं, तो ध्यान रखना। दर्प, दर्प किसका? अहंकार, दंभ और अहम। सेना, अनी, चमू, दल, कटक। इंद्र, बिडोजा, सचिपति, पुरंदर और नदवा। आम का पिक बल्लभ, अति सौरभ, सहकार और रसाल। द्रौपदी का पांचाली, द्रुपद, सुता, यागसेनी। राक्षस का याकुधान, रजनीचर, निशाचर और धनुष। यदि बात की जाए चोर की, खनक, कुंभिल, दस्यु और तस्कर। अब यदि मैं भैया आपसे बात करूं कि शेर के क्या पर्यायवाची होंगे? शेर, तो शेर का इंपोर्टेंट पर्यायवाची है बयार्ग। शेर का इंपोर्टेंट पर्यायवाची होगा बयार्ग, इंपोर्टेंट पर्यायवाची है। उसके बाद भैया बन जाता है, इसी का आ जाता है हमारा मृगमेंद्र, मृगमेंद्र। इसी का भैया आ जाएगा शार्दुल, कि शार्दुल किसका पर्यायवाची है? तो ध्यान रखना, शार्दुल पर्यायवाची भी हमारा किसका होगा? शेर का। इसी को भैया केसरी बोल देते हैं, कि केसरी किसका पर्यायवाची होगा? तो शेर का। तो बयार्ग, मृगनेंद्र, शार्दुल और केसरी किसके पर्यायवाची हैं? तो शेर के पर्यायवाची होंगे। और एक सबसे इंपोर्टेंट पर्यायवाची इसी का आ जाता है पंचनन, इसी को बोल देते हैं, ध्यान रखना। पंचनन भी किसका होगा? शेर का होगा। तो ध्यान रखना, यदि पंचनन आ जाए तो पंचनन किसका पर्यायवाची है? तो आंसर क्या करोगे? शेर का पर्यायवाची है। तो दर्प, सेना, इंद्र, आम, द्रौपदी, राक्षस, चोर और शेर, ये मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों को देखते हैं, तो तब तक के लिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं। आपने उन पर्यायवाची का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं नदी के पर्यायवाची। तो भैया ध्यान रखना, नदी के पर्यायवाची में तटिनी, सरिता और एक होता हमारा कुलंकंसा। ये पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, तटिनी, सरिता और कुलंकंसा। काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि कुलंकंसा किसका पर्यायवाची है? तो किसका है? नदी का। नदी के पर्यायवाची और भी काफी सारे हैं, लेकिन हम केवल किसको कवर कर रहे हैं? जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, केवल उन पर्यायवाचियों को पढ़ रहे हैं। जैसे यदि बात की जाए पंडित के पर्यायवाची की, तो भैया पंडित के पर्यायवाची हो जाएंगे मनीषी। इसी का पर्यायवाची बहुत बार एग्जाम में मालूम किया गया है कि सुधी किसका पर्यायवाची है। तो क्या आंसर करोगे? सुधी किसका पर्यायवाची होगा? भैया पंडित का पर्यायवाची होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राज्ञ किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखना ये भी किसका पर्यायवाची है? पंडित का पर्यायवाची है। तो सुधी शब्द बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि सुधी का पर्यायवाची क्या होगा? तो पंडित, यानी पंडित अर्थात सुधी, पंडित अर्थात मनीषी और पंडित अर्थात प्राज्ञ। उसके बाद यदि बात की जाए ब्राह्मण, तो भैया ब्राह्मण बोलते हैं भोरे को, तो भोरा। इसी को बोल देंगे सिलीमुख, सिलीमुख। इसी को बोल देंगे भैया अली। और अभी मैंने आपको कवर कराया है कि अली किसका पर्यायवाची होगा? तो भोरे का पर्यायवाची होगा। इसी को भैया मिलिंद बोल देंगे, मिलिंद। ये भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है कि मिलिंद किसका पर्यायवाची है? तो ये भी किसका पर्यायवाची होगा? भोरे का पर्यायवाची होगा। तो ध्यान रखना, नदी के पर्यायवाची को ध्यान रखना, पंडित के पर्यायवाची को ध्यान रखना और ब्राह्मण के पर्यायवाची को ध्यान रखना कि भोरा, सिलीमुख, अली और मिलिंद। इससे पहले मैं आपको शेर के पर्यायवाची करा चुका हूं। अब बात की जाए यदि वायु के पर्यायवाची, तो भैया ध्यान रखना अनिल। अनिल किसको बोलते हैं? आग को बोलते हैं। अनिल किसको बोलते हैं? वायु को बोलते हैं। समीर किसको बोलते हैं भैया? वायु को बोलते हैं। समीर भी किसको बोलते हैं? वायु को बोलते हैं। पवन किसको बोलते हैं भैया? वायु को बोलते हैं। और समीरण भी किसका पर्यायवाची होगा? तो ध्यान रखना, समीरण भी किसका पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची है। इसलिए अनिल, समीर, पवन और समीरण किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? वायु के पर्यायवाची बन जाएंगे। लेकिन यदि बात की जाए आकाश के पर्यायवाची की, तो आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे व्योम, नभ, गगन और अंबर। व्योम, नभ, गगन और अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची हैं। ये जो व्योम शब्द है ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि व्योम का पर्यायवाची क्या होगा? तो ध्यान रखना
हम आकाश आंसर करेंगे। नभ किसको बोलते हैं? आकाश को बोलते हैं। गगन का भी क्या होगा? आकाश होगा। और अंबर का भी क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। तो एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। तटीनी किसका पर्यायवाची? नदी का। सरिता किसका? नदी का। कुलमकंसा किसका? नदी का। मनीषी, सुधी और प्राज्ञ किसका? पंडित का होगा। सीलिम किसका है? भ्रमर का है। अली किसका है? भ्रमर का है। मिलिंद किसका है? भ्रमर का है। और घोरा भी किसको बोला जाता है? तो भ्रमर को बोला जाएगा। अनिल किसका पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची होगा। समीर किसका होगा? तो वायु का होगा। पवन किसका पर्यायवाची है? तो वायु का होगा। और समीरण किसका पर्यायवाची होगा? तो वायु का होगा। व्योम किसका पर्यायवाची है? तो आकाश का होगा। नभ आकाश, गगन आकाश और अंबर आकाश। अब देखते हैं सूर्य के पर्यायवाची। तो भैया ध्यान रखना, अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर भी किसका पर्यायवाची होगा? भैया सूर्य का पर्यायवाची होगा। उसके बाद यदि बात की जाए चंद्रमा, यदि चंद्रमा के पर्यायवाची की बात की जाए तो ध्यान रखना, चंद्रमा का हो जाएगा हमारा विभाकर। कभी भी भूलकर विभाकर किसका आंसर नहीं करना है? सूर्य का नहीं होगा। उसके बाद कलानिधि, कलानिधि किसका पर्यायवाची होगा? तो ध्यान रखना, कलानिधि किसका हो जाएगा? चंद्रमा का हो जाएगा। विभाकर चंद्रमा का है। कलानिधि भी किसका है भैया? चंद्रमा का है। उसके बाद आता है शशि, क्या आता है? शशि। तो शशि भी किसका? चंद्रमा का। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बात की जाए कि शशि कैसा शब्द है, तो भैया ध्यान रखना, शशि पुल्लिंग शब्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो शशि कैसा शब्द होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। यदि बात की जाए जामुन कैसा शब्द है, तो जामुन भी भैया पुल्लिंग शब्द होगा। जामुन कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। जो कैसा शब्द है? तो ध्यान रखना, पुल्लिंग शब्द होगा। यदि बात की जाए नीम की बात की जाए तो नीम भी हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। शशि पुल्लिंग शब्द है, जामुन पुल्लिंग शब्द है, नीम पुल्लिंग शब्द है, जो पुल्लिंग शब्द है। समुदाय, तो भैया समुदाय भी कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमने अभी आपको बताया कि विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। कलानिधि चंद्रमा का है। शशि चंद्रमा का है। राकेश भी किसका पर्यायवाची होगा? चंद्रमा का होगा। और मयंक भी किसका पर्यायवाची होगा? तो ध्यान रखना, ये भी चंद्रमा का है। और बात की जाए कि हिमांशु और शशांक किसके पर्यायवाची है, तो ये भी चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे, हिमांशु और शशांक। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाकर, कलानिधि, शशि, राकेश, मयंक, हिमांशु और शशांक। तो इनको ध्यान रखना भैया। तटीनी किसका है? नदी का है। सरिता नदी का है। कुलमकंसा नदी का है। मनीषी पंडित, सुधी पंडित, प्राज्ञ पंडित, घोरा भ्रमर, सिलिंग भ्रमर, अली भ्रमर का, मिलिंद भ्रमर का, अनिल वायु, समीर वायु, पवन वायु, समीरण वायु, व्योम आकाश, नभ आकाश, गगन आकाश, अंबर आकाश का होगा। अंशुमान ये सूर्य का होगा। मार्तंड सूर्य का होगा। दिनकर किसका होगा? सूर्य का होगा। लेकिन विभाकर, कलानिधि, शशि, राकेश, मयंक, हिमांशु और शशांक बार बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं कमल के पर्यायवाची, तो आपको ध्यान रखना है कि नीरज, राजीव, ये राजीव बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज, राजीव, तामरस। बात की जाए पुंडरीक, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि पुंडरीक किसका है। उसके बाद एक आता है हमारा नलिन, कि नलिन किसका है, तो भैया ध्यान रखना, नलिन भी किसका हो जाएगा? तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। पुंडरीक किसका होगा? कमल का होगा। अरविंद, अरविंद भी कमल का होगा। ठीक, इन चीजों को ध्यान रखना है। तो यहाँ लिख लीजिए कि अरविंद भी किसका पर्यायवाची है, तो भैया अरविंद भी कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद चोर के पर्यायवाची मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात की जाए नेत्र के पर्यायवाची क्या होंगे, तो ध्यान रखना, यदि नेत्र शब्द की बात की जाए तो नेत्र पुल्लिंग शब्द होगा। नेत्र पुल्लिंग शब्द है, आंख स्त्रीलिंग है। नेत्र पुल्लिंग शब्द होगा और आंख स्त्रीलिंग शब्द है। तो ध्यान रखना है, किसी को बोलते हैं चक्षु बोल देंगे, लोचन बोल देंगे, दृक बोल देंगे, इसी को अक्षी बोल देंगे, अक्षी। तो ध्यान रखना, चक्षु, लोचन, दृक और अक्षी, तो ये पर्यायवाची किसके होंगे? नेत्र के होंगे। इनको भी ध्यान रखना है। प्रेक्षण बोल देंगे,
तो भैया प्रेक्षण में किसका होगा, नेत्र का पर्यायवाची होगा। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने पर्यायवाची उन शब्दों का ले लिया होगा। इसके बाद देखते हैं भैया सोना। सोना जो शब्द है इसके पर्यायवाची भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कनक बोल देते हैं। कल धोत किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखना कल धोत भी भैया किसका पर्यायवाची होगा, सोने का। यदि बात की जाए कि जात रूप किसका पर्यायवाची होगा, तो जात रूप भैया किसका पर्यायवाची होगा, सोने का पर्यायवाची होगा। हाटक, हाटक किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखना ये भी सोने का पर्यायवाची है। एक बार जब आप इन पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लोगे, यदि पर्यायवाची शब्द से एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन को यूपीटर प्लस सी पैट के अंतर्गत डिजाइन किया गया होगा, तो जिन पर्यायवाची शब्दों को मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इन्हीं पर्यायवाची शब्दों में से आपको पर्यायवाची शब्द मिल जाएगा। कलधोत, जातरूप और हट। उसके बाद तो सोना के पर्यायवाची कनक, कलधोत, जातरूप और हट। अब भैया देखते हैं स्त्री के पर्यायवाची। स्त्री के पर्यायवाची यूपीटर प्लस सी फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम था, उसमें रिपीट हुआ था क्वेश्चन कि बनीता किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखना बनीता किसका पर्यायवाची होगा, स्त्री का। यदि बात की जाए कि बामा किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखना बामा पर्यायवाची भी किसका होगा, स्त्री का। रमणी किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखना रमणी भी किसका होगा, स्त्री का। और कामिनी किसका पर्यायवाची है, तो कामिनी पर्यायवाची किसका होगा, स्त्री का। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बनीता स्त्री का पर्यायवाची, बामा स्त्री का, रमणी स्त्री का होगा और कामनी किसका होगा, स्त्री का पर्यायवाची होगा। यदि बात की जाए हिरण के पर्यायवाची की, तो भैया हिरण के पर्यायवाची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुरंग हुआ, क्या हुआ, कुरंग। एक हुआ मृग और एक हुआ सारंग। तो भैया ध्यान रखना कुरंग, मृग और सारंग किसके पर्यायवाची होंगे, हिरण के पर्यायवाची होंगे। अंशुमाली, मार्तंड, भास्कर और भानु मैंने आपको बता दिए हैं किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। उसके बाद यदि भैया बात की जाए, इसके बाद आता आपका कुरंग, तो कुरंग किसको बोलते हैं, हिरण को बोलते हैं। सारंग किसको बोलते हैं, हिरण को बोलते हैं। लेकिन यदि बात की जाए कि तुरंग किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखना तुरंग पर्यायवाची है अश्व का, अर्थात घोड़ा, अर्थात घोटक। और बाजी भी किसका पर्यायवाची होगा, तो बाजी भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा, घोड़े का पर्यायवाची हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है कि इन छोटी छोटी चीजों को करते हुए आपके यहाँ से जितने भी पर्यायवाची शब्द थे उनको मैंने कवर करा दिया है। अब बात करेंगे शुद्ध वर्तनी की, तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बात करते हैं शुद्ध वर्तनी के बारे में। तो हमने पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं भैया विलोम शब्द। विलोम शब्द भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बात की जाए कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, तो भैया ध्यान रखना श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। यदि बात की जाए कि जंगम का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना जंगम का विलोम होगा स्थावर। यदि बात की जाए जटिल का विलोम क्या होगा, तो भैया सरल होगा। यदि बात की जाए कि कृत्रिम का विलोम क्या होगा, तो आंसर करेंगे नैसर्गिक। यदि बात की जाए आकाश का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना आकाश का विलोम होगा पाताल। यदि बात की जाए कि अनिवार्य का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक और वैकल्पिक, ऐच्छिक और वैकल्पिक। यदि बात की जाए कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ, परमार्थ और भैया परार्थ। निस्वार्थ, परमार्थ और परार्थ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जटिल का विलोम क्या होगा, तो सरल होगा। जंगम का विलोम क्या होगा, तो स्थावर होगा। श्री गणेश का क्या होगा, इतिश्री होगा। कृत्रिम का नैसर्गिक होगा। आकाश का पाताल होगा। अनिवार्य का ऐच्छिक और वैकल्पिक। यदि
आपको इन दोनों में से कोई एक विकल्प एग्जाम में मिलेगा, या तो ऐच्छिक होगा या वैकल्पिक होगा। दोनों विकल्प कभी एक साथ नहीं आएंगे। स्वार्थ का निस्वार्थ होगा, परमार्थ होगा और परार्थ होगा। यदि आपके सामने परमार्थ और निस्वार्थ दोनों ऑप्शन में हो तो वरीयता निस्वार्थ को देनी है। हालांकि एग्जामिनर जो ऑप्शन रखता है वो केवल एक ऑप्शन को रखेगा। यदि बात की जाए भैया अवर का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना अवर का विलोम होगा प्रवर। अवर का विलोम क्या होगा, तो प्रवर होगा। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि अवर का विलोम क्या होगा, तो प्रवर। यदि बात की जाए कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, परोक्ष। बहुत बार बच्चे क्या आंसर कर देते हैं, जब विकल्प में अप्रत्यक्ष ना हो तो ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष का विलोम की क्या करोगे, परोक्ष। हालांकि अप्रत्यक्ष ऑप्शन में नहीं देता है एग्जामिनर, तो इसलिए ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, परोक्ष। यदि बात की जाए कि न्यून का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना भैया न्यून का विलोम होगा अधिक। न्यून का विलोम ध्यान रखना है, न्यून का विलोम हो जाएगा हमारा अधिक। उसके बाद एक आता है हमारा वक्र, तो ध्यान रखना वक्र का हो जाएगा ऋजु, या ऋजु का क्या होगा, वक्र। लेकिन एक शब्द आता है रिक्त, तो इसका हो जाएगा अनरिक्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि ऋजु का विलोम क्या होता है, तो ऑप्शन में अनरिक्त भी था और वक्र भी था। तो अधिकतर स्टूडेंट ने आंसर किसको किया था, अनरित को। तब कि रित का विलोम अनरित होता है। ऋजु का क्या होगा, वक्र, और वक्र का क्या हो जाएगा, ऋजु हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ दोहराइएगा इसको। श्री गणेश का इति श्री होगा, जंगम का स्थावर होगा, जटिल का सरल होगा, कृत्रिम का नैसर्गिक होगा, आकाश का पाताल होगा, अनिवार्य का ऐच्छिक और वैकल्पिक होगा, स्वार्थ का निस्वार्थ, परमार्थ और परार्थ होगा, अरवर का प्रवर होगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, न्यून का अधिक होगा, वक्र का ऋजु होगा, रित का अनरित हो जाएगा। उसके बाद यदि बात की जाए कि संकीर्ण का क्या होगा, तो भैया संकीर्ण का ध्यान रखना संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण, और इसी का हो जाएगा विकीर्ण। संकीर्ण का विस्तीर्ण और इसी का हो जाएगा विकीर्ण। उसके बाद कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होगा, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है तो वो भैया कृतज्ञ हो जाएगा। ध्यान रखना किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके एग्जाम में दिए गए हैं, तो किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होगा। यदि बात की जाए कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, तो ध्यान रखना अंत्यवासी होगा। जिसके पास धन न हो वो अनिकेत होगा, जिसके पास कुछ न हो वो अकिंचन होगा। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है, तो अंतःपुर कहलाता है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाएगा। रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। यदि बात की जाए कि उत्तर और पूरब के बीच कौन सा कोण होगा, तो ईशान कोण होगा। उसके बाद यदि बात की जाए उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सा कोण होगा, तो वायव्य कोण होगा। यदि बात की जाए कि पश्चिम और दक्षिण के बीच कौन सा कोण होगा, तो नैऋत्य कोण हो जाएगा। कौन सा, नैऋत्य कोण होगा। और दक्षिण और पूरब के बीच कौन सा कोण होगा, तो आग्नेय आग्नेय कोण होगा। यदि किसी ने इस बार यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, तो उसमें सीधे तौर पर क्वेश्चन बना था कि दक्षिण और पूरब के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो आंसर क्या करोगे, आग्नेय आग्नेय कोण। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। यदि बात की जाए अब कि गौरव का विलोम क्या होगा, तो भैया ध्यान रखना गौरव का विलोम लाघव होता है। गौरव का विलोम क्या आंसर करोगे, लाघव होगा। यदि बात की जाए कि सृष्टि का विलोम क्या होगा, तो सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय हो जाएगा। यदि बात की जाए कि समष्टि का विलोम क्या होगा, तो समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि। समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, व्यष्टि। कभी सृष्टि और समष्टि में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यदि बात की जाए सुलभ, यदि बात की जाए सुलभ, तो भैया सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। सुलभ किसको बोलते हैं, जो आसानी से प्राप्त हो जाए वो सुलभ, जो कठिनाई से प्राप्त हो वो दुर्लभ होता है। यदि बात की जाए कि जहां जाना कठिन हो वो दुर्गम होगा, और दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा, तो सुगम हो जाएगा। उसके बाद जो कठिनाई से समझने योग्य हो, तो वो उसको बोलते हैं दुर्बोध। बहुत बार आया है। उसके बाद यदि बात की जाए कि गरल का विलोम क्या होगा, तो गरल का विलोम होगा भैया सुधा। यदि बात की जाए कि सहयोगी का विलोम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना सहयोगी का विलोम हो जाएगा वियोगी, सॉरी प्रतियोगी। सहयोगी का विलोम क्या होगा, प्रतियोगी। सहयोगी का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना प्रतियोगी होगा। उसके बाद यदि बात की जाए कि सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना सूक्ष्म का विलोम भैया हो जाएगा हमारा स्थूल।
बहुत बार ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा, सहयोगी का प्रतियोगी, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, संधि का विग्रह होगा। संधि का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना, संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह। और समास का विलोम क्या होगा, तो भैया समास का विलोम हो जाएगा हमारा व्यास। क्योंकि छोटी छोटी चीजों को जब ध्यान रखोगे तभी एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। 15 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर के 2 गद्यांश आएंगे आपके सामने, और 5 नंबर का जो मैं आपको व्याकरण का पोर्शन कराने वाला हूँ। आज की वीडियो में जो हमने कवर किया है वो हमने विलोम शब्दों को कवर किया है, पर्यायवाची शब्दों को कवर किया है, और भैया समश्रुति शब्दों को कवर किया है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे यदि एक शब्द और आता है मर्षण, तो ध्यान रखना इस मर्षण शब्द का भैया जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा रुक्ष। और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में बना है, आर्द्र का विलोम शुष्क होगा, आर्द्र का शुष्क। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्षण का रुक्ष सभी को याद रखना है, आर्द्र का शुष्क सभी को याद रखना है। प्रचुर का अल्प होगा, प्रचुर का भैया अल्प होगा, समास का व्यास होगा, मर्षण का रुक्ष हो जाएगा, रिक्त का अनरिक्त मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता विस्तार, तो भैया विस्तार का संक्षेप होगा। विस्तार का क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना विस्तार का हमारा संक्षेप, विस्तार का संक्षेप आंसर करेंगे। उत्कर्ष का अपकर्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना उत्कर्ष का हो जाएगा हमारा अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा, तो अपकर्ष होगा। उसके बाद आता है अतरंग और एक आता है बहिरंग। तो भैया अतरंग का क्या हो जाएगा, अतरंग का बहिरंग, अतरंग का बहिरंग। उत्कर्ष का अपकर्ष, अतरंग का बहिरंग हो जाएगा। जटिल का सरल होगा, जटिल का सरल मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको वो बता रहा हूं जो बार बार विलोम शब्द एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए इनको अच्छे से फोकस करना है आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट है विस्तार का संक्षेप, उत्कर्ष का अपकर्ष, अतरंग का बहिरंग। उसके बाद उन्मूलन का रोपण होगा। बच्चे यहाँ भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्मूलन का विलोम क्या होता है, तो उन्मूलन का रोपण होगा। और यदि बात की जाए कि उन्मीलन का क्या होगा, उन्मीलन का, तो ध्यान रखना उन्मीलन का हो जाएगा भैया निमीलन। उन्मीलन का आंसर क्या करोगे, निमीलन। स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्मूलन का निमीलन लगा देते हैं और उन्मीलन का रोपण कर देते हैं। एक आता है आविर्भाव, तो भैया ध्यान रखना आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव। और यहां से हमने आज की इस वीडियो क्लास में भैया विलोम शब्दों को कवर कर लिया है, पर्यायवाची शब्दों को कवर कर लिया है, समश्रुति शब्दों को कवर कर लिया है। बाकी और आपके जो टॉपिक रह गए हैं उनको कल की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। डेली मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके बाद आपके सामने एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो जब आपने ठान ही लिया है कि अब कैरी ऑन के साथ पढ़ना है, तो भैया इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि सुना है आज समुद्र को गुमान आया है, सुना है आज समुद्र को गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। ना लहरों का ना तूफान का खौफ है यारो, ना लहरों का ना तूफान का खौफ है यारो। अरे उसको भी पता चले कि मेरा बब्बर से कैरी ऑन से पढ़कर आया है, कैरी ऑन से पढ़कर आया है। तो जय हिंद, जय भारत।